चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के बारे में चैप्टर 1 मोशन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से उन्हें समझेंगे। तो बात आती है क्लास 9 के चैप्टर 1 गति के बारे में। तो गति, सबसे पहले बात आती है गति। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? तो जैसे गति क्या होती है? किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। हमने इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, व्हाइट बोर्ड पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको समय के साथ बताया जाए। तो किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, चाहे वह निर्जीव हो चाहे वह सजीव हो, लेकिन समय के साथ उसका परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या कहलाती है? गति में है, वस्तु गति में है। जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल क्या है? निर्जीव वस्तु है। अब वह गति करती है तो क्या हो? गति ही कहलाती है ना। कि अगर वह चलती है मतलब समय के साथ परिवर्तन होती है, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो समय के साथ परिवर्तन हुए। कहीं यहाँ पर थी फिर वहां पर चली गई तो समय के साथ परिवर्तन हुआ तो वह गति कहलाती है। और हम लोग बढ़ रहे हैं, जिससे मान लीजिए किसी की लंबाई बढ़ रही है तो भी गति है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता चला जाता है। उसमें क्या होती है? बढ़ती होती चली जाती है। पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं तो उसमें भी गति होती है। तो गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। तो किसी भी वस्तु, चाहे वह कोई भी वस्तु, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, समय के साथ परिवर्तन हो तो वह क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और गति कैसे पता लगाया जाता है कि वह वस्तु गति में है या नहीं? किसी वस्तु के सापेक्ष वस्तु से गति का पता लगाया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु हो तो उसके सापेक्ष वस्तु मतलब कि सामने वस्तु को देखकर ही पता लगाया जाए वस्तु गति में है कि नहीं गति में। जैसे बता रहे हैं इसका मतलब, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, कोई एक ट्रेन चल रही है, मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, कोई एक ट्रेन चल रही है, ठीक है। इसके बगल में कोई वस्तु है, ठीक है। जब यह ट्रेन आगे चलती है तो यह वस्तु पीछे जाती है। वस्तु जो दिखती है ट्रेन से देखेंगे तो वह सब पीछे जाएंगे, पेड़ पौधे सब। तो क्या वह पेड़ पौधे गति में है? क्या वह ट्रेन गति में? आप कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? अगर आप देखेंगे कहीं तो आपको ट्रेन ही गति में लगेगी। कैसे बताएंगे आप कैसे वह गति में है? उसके सापेक्ष वस्तु मतलब उसके बगल में अगल बगल जो वस्तुएं होती हैं उसे देखकर क्या करते हैं? हम बताते हैं कि ट्रेन गति कर रही है। मतलब कि सभी वस्तुएं स्थिर होती हैं, वो भी तो गति में होती है लेकिन सभी स्थिर होती हैं। सभी तो पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी भी गति करती है, लेकिन जो स्थिर है वो स्थिर है और ट्रेन गति कर रही है। तो स्थिर वस्तु को देखकर क्या बताते हैं हम लोग? गति है या कि नहीं। तो वही किसी वस्तु के सापेक्ष वस्तु से गति का पता लगाया जाता है। किसी वस्तु के सापेक्ष वस्तु से गति का पता लगाया। जैसे यही मार्कर हम घुमा रहे हैं, ये मार्कर घुमा रहे हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वह मार्कर घूम रहा है? हम इस मार्कर को भी देखेंगे और इस जो है बोर्ड है इससे भी देखेंगे। तो बोर्ड देख के सापेक्ष वस्तु इसका है, ये मार्कर ये घूम रहा है तो ये सापेक्ष वस्तु, इसी से पता लगाया जा रहा है कि मार्कर घूम रहा है, ठीक है। अगर वह वस्तु नहीं होती तो नहीं पता लगाया जा सकता कि मार्कर घूम रहा है, ठीक। समझ गए आप? गति। अब गति के प्रकार में गति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दो प्रकार की गति होती है, ठीक। प्रत्यक्ष रूप में कौन कौन सी गति आती है? ऐसी गति जो प्रत्यक्ष हो, मतलब कि जो सम्मुख हो। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं आपके सामने, ये भी प्रत्यक्ष रूप से गति है। कोई चीज प्रत्यक्ष हो, कोई भी चीज हो जो प्रत्यक्ष हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष गति, ठीक है। मतलब जो हमारे सामने हो, प्रत्यक्ष में सामने होता है, ठीक। जो हमारे सामने हो, या फिर प्रत्यक्ष का मतलब ये भी होता है जिसे हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष हो जो मतलब कि सामने हो या फिर हम जिसे देख सकते हैं, और प्रत्यक्ष गति है। और अप्रत्यक्ष गति जिसे हम देख नहीं सकते हैं। अप्रत्यक्ष गति किसे कहते हैं? जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि का घूमना। आप देख सकते हैं कुछ लेकिन पृथ्वी घूम रही है ये नहीं देख सकते हैं। देखिए चंद्रमा घूम रहा है, कौन घूम रहा है? देखिए जब सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम में डूबता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन और उस सापेक्ष वस्तु को देख कर पता लगा सकता है। लेकिन अगर आप यहीं पर खड़े हैं कहीं पर, अगर आप पता लगाएंगे पृथ्वी घूम रही है तो नहीं मालूम चलेगा। आप जब तक आप किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखेंगे तब तक नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि आप हिल डुल तो रहे हैं नहीं है। मतलब हिल डुल का मतलब कि पृथ्वी घूम रही है तो हम भी हिलेंगे नहीं, तो उस तरह पता नहीं लगा जाता है, ठीक है। तो यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गति मतलब सभी तारों पिंडों इत्यादि की गति अप्रत्यक्ष गति, जिसे हम इसका प्रत्यक्ष रूप से ना गति किया जाए। तो आप इसको समझ लिए होंगे। अब आगे पढ़ेंगे दूरी, चाल, समय इत्यादि के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब गति के प्रकार के बारे में जानेंगे।
गति कितने प्रकार की है। तो गति तो कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रकार का लिखे हैं गति के बारे में। अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो गति के 5 प्रकार हम लिखे हैं, तो इसके बारे में ही हम सिर्फ जानेंगे। और सब गति तो आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, और सब मुख्य नहीं है, सब मुख्य गति है, इसके बारे में जानेंगे। एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान, पहला एक समान गति। एक समान गति किसे कहते हैं? कोई वस्तु है, वह समान समय में समान गति करती है तो क्या होती है? समान समय में समान गति करती है तो वह एक समान गति कहलाती है। तो समान समय में, और असमान गति दूसरा, कोई वस्तु मतलब कि असमान गति, समान समय अंतराल पे असमान गति करती है तो क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। ठीक है, समान गति कैसे कर, एक समान गति कैसे कहते हैं? समान समय अंतराल पर समान गति करती है, और असमान गति समान समय अंतराल पर असमान गति करे तो असमान गति कहलाती है। ठीक है, घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन गति, पृथ्वी क्या होती है? घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति किसे कहते हैं? जैसे सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, अब पृथ्वी यहीं पर चक्कर लगा रही, पृथ्वी क्या कर रही? चक्कर लगा रही, तो ये इस प्रकार से गति करती है। इसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, जैसे यहाँ पृथ्वी है, अब इसी प्रकार चक्कर लगाएगी, इसी प्रकार चक्कर लगाएगी, ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी चक्कर लगाती है तो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है, घूर्णन गति। अब सरल रेखी गति, कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है, सरल रेखी गति मतलब सीधी रेखा पर, जिसकी दिशा निश्चित होती है। सरल रेखी गति में क्या होती है? सदिश राशि होती है, मतलब दिशा निश्चित होती है। सरल रेखी गति मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया कोई आदमी, कोई व्यक्ति है, सरल रेखी गति मतलब सीधी रेखा में गति करता है, तो सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति पढ़ेंगे। दोलन गति किसे कहते हैं? देखिए एक झलुआ है, मान लीजिए एक झलुआ है, इस पे मान लो छोटिया झूल रही है, तो क्या होता है? झलुआ किस प्रकार होता है? एक झलुआ है मान लीजिए, तो उस झलुआ पहले जाता है इधर, फिर इधर आता है, जाता है इधर आता है, इधर जाता है इधर आता है, इधर जाता है इधर आता है। इस सरल मतलब कि सरल रेखी गति पर इधर उधर आता जाता रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोलन गति। जैसे सुई जो घड़ी का पेंडुलम होता है, पेंडुलम का मतलब जो नीचे से घंटी की तरह बजता है, पेंडुलम उसे कहते हैं, तो वो भी क्या है? दोलन गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, दोलन गति, अब गति के प्रकार के बारे में जान चुके हैं, अब दूरी के बारे में समझते हैं। ठीक है, दूरी के बारे में इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पूरा समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात आती है दूरी की। ठीक है, अब बात आती है दूरी की। दूरी का मतलब डिस्टेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं? ठीक है, दूरी समझते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, ये किसी एक बिंदु से, किसी मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए बिंदु बी है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं अब। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक, मान लीजिए कि कोई आसान यहाँ पर ए है, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक, समझ रहे हैं? ये आपका घर मान लीजिए, ये स्थान एक है, और ये आपका स्कूल है, ठीक, तो और ये आपका मार्केट है, यहाँ पर बाजार है, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु बी है मतलब स्कूल, सी मतलब मार्केट, ठीक, मतलब ये आपका घर है, बी स्कूल है, सी मार्केट है। अब स्कूल, यहाँ से आपके स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, ठीक, और यहाँ पर 2 किलोमीटर, स्कूल से आपकी बी से सी तक की दूरी 2 किलोमीटर, स्कूल से आपकी बाजार की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। तो आप इसका दूरी कितना होगा? दूरी बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक की गई दूरी, मतलब पूरी दूरी ए से बी और बी से सी, ए से बी, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितनी दूरी है? 3 किलोमीटर है प्लस 2 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर इसकी क्या होगी?
दूरी होगी, ठीक है, दूरी हो गई। लेकिन अब विस्थापन बात करेंगे, अब विस्थापन के बारे में। तो दूरी समझ में आ गई, ठीक, दूरी किसे कहते हैं। अब बात आएगी विस्थापन की, यह इसे रहने दे रहे हैं समझने के लिए आपके, ठीक। विस्थापन किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी, सरल रेखा में की गई न्यूनतम दूरी, ठीक है। वो हमेशा विस्थापन हमेशा सरल रेखा में होता है, और क्या होता है, न्यूनतम दूरी, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की गई सरलतम दूरी विस्थापन कहलाती है। देख लीजिए, मान लीजिए अब एग्जाम्पल समझ रहे हैं किससे करते हैं। ये है ए से बी तक 3 किलोमीटर प्लस यहाँ पर 2 किलोमीटर था, ठीक है। ये आपकी दूरी हो गई 3 2 5 हो गई, 5 किलोमीटर आपकी दूरी निकल गई थी, 5 किलोमीटर लिख दे रहे हैं, 5 किलोमीटर आपकी दूरी निकल गई थी, ठीक। अब हमें विस्थापन ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन सरल रेखा में की गई दूरी, विस्थापन का सरल रेखा में की गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी होती है, ये सबसे कम होती है। विस्थापन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसे इस तरह दर्शाते हैं, जैसे कि, ठीक है, हमेशा बराबर होता है किसके, ये मतलब कि विस्थापन बराबर होता है हमेशा दूरी से छोटा होता है। और कभी कभी क्या होता है, इस तरह देखिए, दूरी यहाँ पर विस्थापन, ठीक, समझ लीजिए। अब ये दूरी हमेशा किससे, विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है, और ये कभी का बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ से हमें स्कूल ए से बी तक स्कूल ही जाना था सिर्फ, तो विस्थापन हमारा वही हुआ, दूरी हमारी वही हुई 3 किलोमीटर ही, ठीक है। इसीलिए 3 किलोमीटर में कभी कभी क्या होता है, विस्थापन दूरी के बराबर होता है, और कभी और ज्यादातर दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, ठीक है। विस्थापन समझ में आ गया। अब लेकिन विस्थापन इसमें निकलेगा कैसे, ठीक है, समझ लीजिए इसे, विस्थापन कैसे निकलेगा इसमें। 3 किलोमीटर इसकी दूरी है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा थोड़ा। 3 किलोमीटर जैसे बी तक की दूरी है, और 2 किलोमीटर बी से सी तक की दूरी है, सी तक की दूरी है, ठीक है। अब ये बताइए, ये त्रिभुज की तरह बन चुका है कि नहीं, त्रिभुज की तरह बना हुआ है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होगी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। एच स्क्वायर का मतलब कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया है, ठीक है, इसका मान नहीं दिया है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना दिया है, पी माने लंब में 2 किलोमीटर है, प्लस 3 किलोमीटर आधार है इसका, 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 4, तो एच बराबर इधर चल जाएगा, 9 4 कितना होता है, 13 का क्या होगा, ये 13 का करनी में 13 इसका लंबाई हो गई, करनी में 13 किलोमीटर में दिया है, जबकि तो यहाँ पर किलोमीटर में लंबाई होगी इसकी, ठीक है, समझ में आ गया विस्थापन किसे कहते। अब चाल के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में की गई दूरी हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है, ये भी जान लीजिए। और विस्थापन हमेशा सदिश राशि, मतलब जिसकी दिशा निश्चित होती है सदिश राशि कहते हैं, और जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन हमेशा सदिश राशि होती है तथा दूरी हमेशा अदिश राशि होती है। तो चाल क्या है, चाल भी अदिश राशि है, और वेग क्या है, नहीं, चाल क्या है, अदिश राशि है, और वेग सदिश राशि है, ठीक है। वो कैसे, देखिए, एकांक समय में मतलब प्रति सेकंड या फिर 1 सेकंड कहें, चाहे प्रति सेकंड कहें, प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, एक इकाई समय में भी कह सकते हैं, एकांक समय में भी कह सकते हैं। एकांक समय में की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। एक सेकंड में की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए हम एक सेकंड में 5 मीटर चले, तो यह क्या आ गई, हमारी चाल हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चाल क्या होती है, एकांक समय में की गई दूरी चाल कहलाती है। तो वेग क्या होता है, वेग वेलोसिटी, इसे यस द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वेग किसे कहते हैं, वेग, वी से दर्शाते हैं इसे, वेग। तो एकांक समय में इसमें दूरी थी, इसमें विस्थापन हो रहा है। एकांक समय में किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। इसका फार्मूला देख लीजिए, चाल बराबर क्या था, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, इंग्लिश में देख लीजिए, v बराबर s/t, ठीक है। ये क्या होगा,
इसका विस्थापन चाल का क्या होगा, फार्मूला होगा। वेग में कुछ नहीं करना है, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब वेग बराबर यहाँ पर दूरी बटे समय था, यहाँ पर विस्थापन बटे समय। क्या हो गया, वेग निकल गया, ठीक है। वेग पता चल गया, अब विस्थापन पता चल गया। अब बात आएगी आगे, अब हम पढ़ेंगे विस्थापन शून्य कब कब होता है, ठीक है। विस्थापन शून्य कब कब होता है, कबो कबो होला विस्थापन शून्य शून्य, तो शून्य कब कब होला ये हम पढ़ लिए, ठीक है। विस्थापन कब कब शून्य हो गया, तो विस्थापन 2-3 स्थितियों में शून्य होता है, 2-3 नहीं और 4 स्थितियों में शून्य होता है, लेकिन 3 स्थितियों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहली स्थिति होती है जब वृत्तीय पथ पर हो, पहली स्थिति वृत्तीय पथ पर, ठीक है। दूसरी स्थिति, ठीक है, लौटने पर, और तीसरी स्थिति भी यही बता रहे हैं, लौटने पर। पहली स्थिति वृत्तीय पर, दूसरी स्थिति लौटने पर, और तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति मतलब कि तीसरी स्थिति विरामावस्था। जब कोई विरामावस्था में होती है तो भी क्या होता है, विस्थापन शून्य होता है, ठीक है। एक और स्थिति होती है लेकिन इसके बारे में नहीं बताया जाएगा, जब कोई पुली समान होता है तो उसका भी विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि वह 90 डिग्री का एंगल बना होता है, ठीक है, तो उसका विस्थापन भी शून्य हो जाता है। अब बात करेंगे इस तीनों के बारे में, चौथा नहीं जानना है आपको, 3 के बारे में। वृत्तीय पथ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर वृत्तीय पथ पर करते 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 फिर यहाँ पर आ गई, बिंदु ए है मान लीजिए, ये इसको घूमकर यहाँ पर आ गई, तो अब इसका विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन कहता है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप वापस नहीं आ सकते, मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं फिर अगर वही जगह पर आ गए तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, ठीक है। वृत्तीय पथ पर विस्थापन का शून्य हो गया। अब लौटने पर, मान लीजिए हम गए बाजार, ए मान लीजिए हमारा घर है, बी बाजार है यहाँ पर, ठीक है, फिर बी बाजार है, फिर गए थोड़ा सा घूमने, मतलब बी के बाजार थोड़ा सा बढ़ गए आगे घूमने के लिए, तो सी मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका विस्थापन कब शून्य होगा, जब ये क्या होगा, ये इसी रास्ते फिर लौटेगा बी पर, और बी से फिर यहाँ पर ए तक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि वह लौट गया। लौटने पर मतलब वो अपने मार्ग पर फिर वापस आ गया। अब कोई वस्तु विरामावस्था में, तीसरा क्या है, कोई वस्तु विरामावस्था, कोई वस्तु अगर बढ़ ही नहीं रही तो उसका विस्थापन शून्य होगा, चाल शून्य होगा, ठीक है, समझ गया। तो आप विस्थापन बारे में पढ़ लिए और आगे पढ़ाया जाएगा। अब हम औसत चाल के बारे में जानेंगे, औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा समयांतराल, कुल तय की गई दूरी में लगा समय, ठीक है। मतलब औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय करने में लगा समय। आप नहीं समझे होंगे तो भी कोई बात नहीं, आप उदाहरण से आप समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए औसत चाल निकालने का पहला क्वेश्चन कि औसत चाल कैसे निकालें। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, वह पहले 1 मीटर की दूरी तय करती है कितने सेकंड में, 5 से, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी वह 5 सेकंड में तय करता है, ठीक है। कोई वस्तु है वह 1 मीटर की दूरी कितने सेकंड में, 5 सेकंड में तय करता है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, फिर वह 6 सेकंड की, दोबारा वह कितने 5 मीटर की दूरी कितने सेकंड में, मान लीजिए 10 सेकंड में तय करता है। एक वस्तु 1 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है तथा दोबारा वह 5 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है, या फिर किसी तरह भी अगर
मान लीजिए दिया गया है 2 दूरी, मतलब दूरी 2 तो दिया है, जैसे 5 मीटर दिया, 1 मीटर दिया, 5 सेकंड दिया, 10 सेकंड दिया। आप इसे बदल भी सकते हैं, मतलब कि अगर मिनट में दिया है तो मीटर में बदलिए, सेकंड में बदलिए, और किलोमीटर में दिया है तो मीटर में बदलिए, तो आप बदल भी सकते हैं। अगर इस प्रकार से दिया है तो औसत चाल का फार्मूला लगेगा। औसत चाल को क्या कहते हैं, इसी तरह दर्शाते हैं ना, यस एवी, एवी माने एवरेज, एवरेज माने औसत होता है। तो कुल तय की गई दूरी 1 मीटर प्लस 5 मीटर, 1 प्लस 5 मीटर, कुल तय की गई दूरी हो गई। अब कुल तय की दूरी में लगा समय 10 प्लस 5 15 मीटर, 15 सेकंड, 15 सेकंड लगा। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 6/15, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो इसका मीटर पर सेकंड में इसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। देखिए 0 पॉइंट कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत दिखाया, इस तरह भी दिखाया जाएगा, ms-1। इसका मतलब भी आप समझ जाएंगे, मैथ में पढ़ते हैं, मैथ अगर आती है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये बट्टे के रूप में हो जाएगा। यस जो है ना, जो यस होता है, जैसे कि यम बटा यस भी लिख सकते हैं, ये बट्टे का निशान भी होता है ना, यम बटा यस। तो इसे बराबर करके जब इस प्रकार करते हैं तो यम ऊपर चला जाता है, यस इसके ऊपर हमेशा 1 होता है, लिखा नहीं जाता है, तो ये -1 में हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक, तो औसत चाल मालूम चल गया। अब औसत वेग के बारे में जानेंगे। वो औसत वेग किसे कहते हैं, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर, इसमें विस्थापन लगेगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, अंतिम वेग बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका औसत वेग में निकल जाएगा। औसत वेग में निकालने के लिए प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 कर देंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु 1 मीटर, मिटा देते हैं, कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी तय करती है, दूरी नहीं, इसमें वेग लगेगा, वेग है ना, वेग हमें निकालना है। तो कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की वेग से, कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की वेग से कितना दूरी तय करती है, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, वेग से चलती है, ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है, और फिर धीरे धीरे क्या कर लेती है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बदल जाती है। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते चलते 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल में वह क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग पहले शुरुआत में कितना चली थी, u बराबर कितना था, प्रारंभिक वेग बराबर 5 मीटर था, अंतिम में कितना हो गया, 10 मीटर सेकंड। वह क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल वेग से चल रही है, तो वह 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल वेग, लास्ट अंतिम वेग कितना प्राप्त की थी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 + 10 बटा 2, तो 15/2। तो कितना औसत वेग कितना होगा इसका, औसत वेग VAV, एवरेज, AV माने एवरेज, V माने वेलोसिटी। तो 5/2 7.5 मीटर प्रति सेकंड इसका एवरेज वेग निकलेगा। तो अब बस इतना ही, आगे के क्लास में हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा बस। अगर और भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है इस पर, ठीक है। धन्यवाद।